मनोविज्ञान विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी बात कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, आज हम नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइकोपैथोलॉजी जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, इस विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने हमेशा आता है कि कौन व्यक्ति नॉर्मल है और कौन व्यक्ति एबनॉर्मल है। यह जो नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर हमेशा से एक बहस छिड़ी रहती है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी कसौटियां हैं, ऐसे कौन से मानदंड हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके माध्यम से हम ये जान सकें कि कौन व्यक्ति नॉर्मल है और कौन व्यक्ति एबनॉर्मल है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है ज़ेल क्रेवेंस्की की। ये एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही एक साधारण परिवार में रहता था। इसका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में इसको स्टॉक इन्वेस्टमेंट का शौक़ हुआ। मेहनत करनी शुरू की, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की और इस तरीके से इसने बहुत ही धन दौलत कमाई, बहुत पैसा इसके पास आ गया। लेकिन ये पैसा कमाता बहुत था, लेकिन खर्च नहीं करता था। इसके पास तब तक एक पुरानी गाड़ी थी, पुराना घर था, पुराने कपड़े पहनता था। फिर अचानक एक दिन इसके पास कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ डोनेशन की ज़रूरत है। तो ज़ेल ने उनकी सहायता की, उन्हें डोनेशन दी। इस तरीके से इनको डोनेशन देने का शौक़ आ गया। फिर इन्होंने अपनी जायदाद को धीरे धीरे करके डोनेशन में देना शुरू कर दिया। कई विश्वविद्यालय को, कई शिक्षण संस्थाओं को इन्होंने बहुत सारी डोनेशन दी और डोनेशन का आलम यह था कि करते करते इतनी डोनेशन दे डाली कि इनका अपना घर भी बिक गया और इनकी जितनी जायदाद थी वो सारी की सारी जायदाद ख़त्म हो गई। लेकिन इनके अंदर जो डोनेशन देने की एक ललक थी वो अभी भी बनी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस व्यक्ति के पास एक पैसा नहीं है देने को, दान में, डोनेशन में, अब वो क्या देने वाला है। तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये ज़ेल एक डॉक्टर के पास जाता है और ये जाकर कहता है कि मैं किसी को अपनी एक किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। जब घर वालों को पता चला तो वो इसे एक मनोचिकित्सक के पास लेके गए, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गए, जहाँ जाकर ये पता करने की कोशिश की कि आखिर इसको क्या कोई बीमारी है क्या। अब यहाँ आपको मैं जो नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी की बात करने जा रहा हूँ, ज़ेल क्रेवेंस्की डोनेशन देने की अंतिम हद तक पहुँचे हुए थे, जहाँ वो अपने शरीर को भी दान देकर दूसरों की सहायता करना चाहते थे। एक बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये व्यक्ति एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ये व्यक्ति सामान्य है या असामान्य है, ये व्यक्ति एक आम आदमी है या एक पागल आदमी है। ये तमाम चीज़ें एक बहस का विषय लंबे समय तक बनी रही, क्योंकि ये अपनी तरफ से डोनेशन दे रहा था। उसमें ऐसा सच कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये अपने शरीर तक को भी डोनेट करने वाला था जिंदा रहते हुए। तो तब लोगों के मन में विचार आया। इस तरीके के सवाल हमारे सामने अक्सर आ खड़े होते हैं। विद्यार्थियों, जब भी हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़कर क्लिनिकल साइकोलॉजी में काम करेंगे, उस समय हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जहां हमें ये जज करना होगा कि आखिर हमारे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति सामान्य है, असामान्य है, या वो कोई मानसिक रोग से पीड़ित तो नहीं है। तो ये जानने के लिए कि कोई व्यक्ति सामान्य और असामान्य की जो एक कसौटी है वो कौन सी है, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। आज हम इसी विषय को लेकर चल रहे हैं कि कौन व्यक्ति सामान्य है, कौन व्यक्ति असामान्य है। सामान्य और असामान्य की कुछ कसौटियां हमारे पास हैं जिसको हम शुरुआती दौर से अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक ओल्ड क्राइटेरियन।
ओल्ड क्राइटेरियन हमें बताता है, ये देखिएगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इस समय हमारे पास एक खोपड़ी है। ये जो खोपड़ी आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आप एक इधर भी एक तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पे दिमाग के अंदर एक कील गाड़ने की बात की जा रही है। आपको मैं ये बता दूं कि मनोविज्ञान विज्ञान बनने से पहले बहुत लंबे समय तक आत्माओं का अध्ययन करता रहा है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से रहा है। बहुत सारी फिलोसफर्स इसमें काम करते रहे हैं। एक पुराना विचार लोगों के मन में होता था। ये उन दिनों की बात है जब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। लोगों का विचार था कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति असामान्य है, तो उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, और वो बुरी आत्मा जो है उसको निकालने के लिए लोग तरह तरह के प्रयास करते थे। यहाँ तक कि ये जो खोपड़ी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छेद दिखाई दे रहा है। मूल रूप से ये छेद किसी ने उस समय किया होगा जब किसी को ये पता चला होगा कि इसके अंदर कोई बुरी आत्मा रहती है। तो पहले लोगों का विचार ये होता था कि वो व्यक्ति असामान्य है जिसमें कोई बुरी आत्मा रहती है। ये देखिएगा उस समय एक हमारे पास भूत निकालने की एक आम तौर पे एक ऐसी दशा होती थी जहां लोगों के अंदर समझते थे, जब भी कोई व्यक्ति अजीब व्यवहार करता था तो ये समझा जाता था कि उसमें किसी प्रकार का कोई भूत है, कोई आत्मा है, जिसको निकालने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाए जाते थे, जैसे कि इस समय आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन ये आत्मा की बात उस समय तक तो सही थी जब मनोविज्ञान को एक विज्ञान का दर्जा हासिल नहीं हुआ था। ये व्यवहार का और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान नहीं बना था। लेकिन जैसे ही ये इसकी शिफ्टिंग हुई एक विज्ञान की तरफ, तब हमारे मन में इस ओल्ड क्राइटेरियन के लिए बिल्कुल आलोचनाएं आ गई। आज हम इस क्राइटेरिया को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि किसी आदमी का व्यवहार बुरा इसलिए होता है कि उसमें बुरी आत्मा होती है। तो इसलिए हम इस विचार से अपने अगले विचार की तरफ अब बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अगला जो क्राइटेरिया है ये है सोशल क्राइटेरियन। सोशल क्राइटेरियन का अभिप्राय ये है कि सामाजिक कसौटी। देखिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जो व्यक्ति समाज के अनुसार कार्य करता है, जो व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो कि समाज को पसंद है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है तो वो समझिए सामान्य है। यदि कोई व्यक्ति समाज के विरुद्ध चल रहा है, समाज के मानदंडों की उल्लंघना कर रहा है, समाज के जो बनाए हुए नियम हैं, रीति रिवाज हैं, उनको तोड़ रहा है, तो फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि वो व्यक्ति असामान्य है। इसी तरीके से सामाजिक कसौटी के साथ साथ कभी कभी हम सांस्कृतिक कसौटी का वर्णन भी साथ ही इसके करते हैं। हर समाज की एक संस्कृति होती है, एक कल्चर होता है। ये देखा गया है कि जब वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से इसमें जो उसका कल्चर है, अगर वो उस कल्चर से बिल्कुल अलग व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति असामान्य है, और अगर वो उस समय बिल्कुल समाज के अनुरूप चल रहा है तो वो व्यक्ति सामान्य है। लेकिन इस कसौटी की आलोचना इस बात को लेकर भी होती रहती है, चूंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, इसमें सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी का नियम लागू होता है। इसमें इस बात का नियम भी लागू होता है कि हमारे पास जो भी सामाजिक लोग हैं, मतलब वो जो नियम हैं समाज के, वो अलग अलग समाजों के अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। जैसे कि अमेरिका के समाज का नियम अलग हैं, इंग्लैंड के अलग हैं, इटली के समाज के अलग हैं, भारत के हर देश के अलग हैं, हर प्रदेश के अलग हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि चूंकि इसके अंदर सार्वभौमिकता नहीं है, हमें एक ऐसा नियम चाहिए जो पूरी दुनिया में एक साथ लागू हो, तभी हम मनोविज्ञान को विज्ञान मानते हैं। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक जो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज के अनुसार कार्य करता है वो सामान्य है, उसकी बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने समाज के अनुरूप कार्य कर रहे होते हैं, अपनी संस्कृति के अनुरूप कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से वो लोग सामान्य नहीं होते हैं। ये बात समझ लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां हैं जहाँ पे बुरे काम करने, चोरी करना, रेप करना,
तमाम चीज़ों को मान्यता हासिल है, लेकिन हम उसको कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक कसौटी की जो बात है, सामाजिक कसौटी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारे मनोवैज्ञानिक जो विज्ञान का ढांचा है उसके तहत कहीं फिट नहीं बैठती है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्री के बारे में, हमारे भारत में हम अपनी माँ को एक बहुत ऊंचा दर्जा भी दे रहे होते हैं, और हम अगर अपनी माँ के साथ बाज़ार में जा रहे हैं तो हम कभी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते हैं कि जिससे हमें शर्मसार होना पड़े। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के समाज की, अमेरिका के समाज के अंदर अगर एक बेटा और माँ बाज़ार में मिलते हैं कई समय के बाद, जो अलग अलग रहते हैं, तो एक दूसरे का चुंबन लेकर वो एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार करते हैं, जो माँ और बेटे का प्यार होता है। लेकिन अगर इसी प्रकार का कोई सीन हम अपने देश के अंदर करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे वो एबनॉर्मलिटी मानी जाएगी। जो चीज़ अमेरिका में सामान्य है वो चीज़ हमारे भारत के अंदर हो सकता है कि असामान्य हो। इसलिए ये नियम सभी देशों में लागू नहीं होता है, इसलिए हम इस नियम की आलोचना करते हैं और इस नियम को हम सही नहीं मानते हैं। हमारे पास दूसरा एक और भी विचार है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जो व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य करता है वो सामान्य है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कसौटी है ये भी हमारी सामाजिक वैज्ञानिक मानदंडों पे सही नहीं बैठती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रत्येक देश के अंदर रहने वाले बहुत सारी धार्मिक लोग होते हैं, बहुत सारी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक विचारधारा, जैसे कि कुछ धर्मों के अंदर नॉन वेज खाना बिल्कुल बुरी बात है, मांसाहारी होना बिल्कुल बुरी बात है, वहीं कुछ दूसरे धर्म के लोग मांसाहारी होते हैं। अब एक धर्म के लिए दूसरे धर्म के लोग असामान्य हो गए तो ये बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हम धार्मिक कसौटी को भी सही नहीं मानते हैं। हमारे पास एक कसौटी लीगल क्राइटेरियन भी है, जिसको कि हम विधि कानून से संबंधित एक कसौटी मानते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से सामान्य या असामान्य डिक्लेयर हो जाए, उसकी मेंटल फैकल्टीज़ के आधार पर जो उस समय कोर्ट के अंदर निर्णय लिया जाएगा, तो वो व्यक्ति असामान्य है। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी चोर, उचक्के, रेपिस्ट, बलात्कारी लोग, गंदे काम करने वाले लोग या एंटी सोशल लोग होते हैं, वो बाकायदा से वो बुरे कामों में लिप्त होते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। अगर वो कानून के शिकंजे से बच जाते हैं तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि कानून की दृष्टि से तो वो लोग सामान्य हो गए, लेकिन मनोविज्ञान उनको बरी नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बुरे काम किए हैं। इसलिए मनोविज्ञान तो उनको असामान्यता की दृष्टि से देखता है। इसलिए हम लीगल क्राइटेरियन को भी सही नहीं मानते हैं, क्योंकि लीगल क्राइटेरियन कई बार कुछ ऐसे लोगों को भी छूट दे देता है जो कि मनोविज्ञान की दृष्टि से असामान्य या मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन कोर्ट में उनको सामान्य कह दिया जाता है। हमारे पास एक क्राइटेरियन मैल एडेप्टिवनेस का भी है। इसको हम हिंदी में कहें तो जो समायोजन सही ढंग से लोगों का नहीं हो सकता है, उनके बारे में बात की जा रही है। आप लोग समझिएगा कि हम जिंदगी में हर रोज़ हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी दशाएं आती हैं। हम लोगों को उनके साथ समझौता करना पड़ता है, उनके साथ समायोजन करना पड़ता, कई बार समायोजन करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन कई बार हम समायोजन नहीं कर पाते हैं, हम माल एडजस्टेड हो जाते हैं, हम उस स्थिति के अंदर अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि हम लोग अपने आप को उस जगह से बिल्कुल अलग थलग अपने आप को करने की कोशिश करते हैं, और मनोवैज्ञानिकों को विचार है कि इस प्रकार के लोग जो हैं वो असामान्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इस विचार की बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साइंस के
अंदर बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जिन्होंने पेंटिंग में, संस्कृति में, आर्ट्स में बहुत बड़ा योगदान दिया है, लेकिन वो समाज के साथ कभी भी घुल मिल के नहीं रह सके हैं। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि इस प्रकार के जो लोग हैं, हो सकता है कि इस कसौटी के मुताबिक तो असामान्य हों, लेकिन हम उनको असामान्य नहीं कह सकते हैं। हमारे पास जो अगली कसौटी है, ज़्यादातर मनोविज्ञान की पुस्तकें जो आपके हाथों में होंगी, उसमें इसी कसौटी को सबसे बेहतरीन कसौटी बताया गया है, जिसको कि स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन का नाम दिया गया है, सांख्यिकी कसौटी का नाम दिया गया है। जैसा कि आप इस समय इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक हमारे पास कर्व बनी हुई है, और यहाँ पे अगर हमारे पास किसी भी समाज के अंदर 100 लोग हैं, मान लीजिएगा अगर हमारे पास किसी समाज में भी 100 लोग हैं, तो ये देखा गया है कि लगभग 68% लोग, ये देखिएगा, ये 68% लोग जो यहाँ पे हैं, ये 68% लोग एवरेज लोगों में शामिल होते हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं, मतलब ये ज़्यादातर लोग समाज के यही काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इनको सामान्य कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे नीचे वाले होंगे, ये यहाँ पे 14% के आसपास आ रहे हैं, और इधर 2 आ रहे हैं, तो यानी कि 16% लोग जो हैं वो इधर आते हैं, जो कि बिल्कुल जो हमारा औसत है उससे नीचे होते हैं। कुछ लोग 16% ऐसे होते हैं जो कि औसत से ज़्यादा होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इस मानदंड के, इस कसौटी के मुताबिक अगर किसी समाज में 100 लोग रहते हैं और वो 100 लोगों में से लगभग 68% से लेकर 70% लोग जो हैं, अगर वो कोई एक जैसा काम कर रहे हैं तो वो सामान्य हैं और शेष लोग असामान्य हैं। इस प्रकार से अगर हम इस चीज़ को बुद्धि पे लागू करके देखें, तो बुद्धि पे अगर हम इसको लागू करते हैं तो जिन लोगों की IQ लगभग 90 से लेके 110 के बीच में है, ज़्यादातर इतनी ही IQ समाज में लोगों की होती है, तो हम उनको सामान्य लोग कह रहे हैं। लेकिन जिनकी 130-40 से ज़्यादा है, उसको भी हम असामान्य कह रहे हैं, और जिनकी 90 से नीचे है, हम उनको भी असामान्य कह रहे हैं। तो ये कसौटी जो स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन है, जो सांख्यिकी कसौटी है, ये भी कोई सही कसौटी नहीं है। हालांकि इसके पक्ष में बहुत सारी लोगों के विचार हैं, बहुत सारी पुस्तकें इसको सबसे बेहतरीन मानती हैं। आप मान के चल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है और कोई व्यक्ति बहुत कम हंसता है, तो वो अगर कोई कम हंसता है तो वो इस कैटेगरी में आ गया, इस वाले 16 में जो एवरेज से नीचे हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा हंसता है तो वो इस कैटेगरी में आ गया। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता है और बहुत कम हंसता है तो हम उसको असामान्य कह सकते हैं। ये बातें कुछ चीज़ों पे तो लागू होती हैं, लेकिन अगर हम जिंदगी को बहुत करीब से देखें, लोगों के व्यवहार को देखें, तो हम पाएंगे कि बहुत बड़े बड़े महान लोग जो हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, पेंटर्स हुए हैं, आर्टिस्ट हुए हैं और साहित्यकार हुए हैं, वो कहीं ना कहीं या तो जो एवरेज लोग होते हैं उनसे ऊपर होते हैं या एवरेज लोगों से नीचे होते हैं। अगर ऐसी दशा है तो हम कह सकते हैं कि ये वो लोग असामान्य हैं, जबकि वो लोग असामान्य नहीं हैं। वो तो लोगों ने समाज के बहुत काम आते हैं, उन्हीं के कारण ही सामाजिक विकास होता है, उन्हीं के कारण ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं वो कई बार आम लोगों से हटकर होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन को देखें, अगर हम सांख्यिकी कसौटी को देखें, तो उसके मायने तो सीधे से ये बनते हैं कि वो लोग असामान्य हैं, लेकिन हम उनको असामान्य कैसे कह सकते हैं? इसलिए हम स्टैटिस्टिकल क्राइटेरियन को भी सही नहीं मानते हैं। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अगर हम इस कसौटी को भी सही नहीं मान रहे हैं, हमारे पास और बहुत सारी कसौटियाँ हमारे पास हैं, जैसे कि डिस्ट्रेस के बारे में है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को व्यथित महसूस कर अगर करता है तो वो भी असामान्य है, और बहुत सारी हमारे पास हैं। लेकिन ये तमाम कसौटियाँ जो हैं वो एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी का सही वर्णन नहीं करती हैं। अब आपके मन में बड़ा सवाल आ रहा होगा कि फिर हम ये कैसे तय करेंगे
कि कौन व्यक्ति सामान्य है, कौन व्यक्ति असामान्य है। तो हम चलते हैं अपनी अगली कसौटी की तरफ जो बहुत शानदार है। इसे हम 4D क्राइटेरियन यानी कि 4D कसौटी कहते हैं। इस कसौटी के मुताबिक जिन व्यक्तियों में ये 4 प्रकार का डी होता है उसको हम असामान्य कह सकते हैं। और ये अगर मैं आपको ये एक एग्जाम्पल्स के साथ भी समझाऊंगा भी, फिलहाल आप ये समझिएगा कि इसको पहले मैं आपको हिंदी में बोल के बता रहा हूँ। डेविएंस पहला डी है डेविएंस, जिसका मतलब होता है विचलन। कोई आदमी लीग के हट के काम कर रहा है, जो सारी दुनिया काम कर रहे हैं उससे अलग काम कर रहा है, उसको हम लोग विचलन बोलते हैं, डेविएंस बोलते हैं। दूसरा है डिस्ट्रेस, दूसरा डी है, इसका मतलब है व्यथा। अगर कोई व्यक्ति दुखी महसूस अपने आप को कर रहा है या उसके कारण कुछ लोग और दुखी हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति असामान्य है। डाइसफंक्शन का मतलब है कि कार्यों का जो उसके दिमाग है, उसका मन है, उसकी बॉडी है, अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो वो व्यक्ति असामान्य है। और चौथा डी है डेंजर। डेंजर का मतलब ये है कि वो अपने लिए, समाज के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर खतरा पैदा कर रहा है तो वो असामान्य है। विद्यार्थियों, अगर हमने इस 4D के फार्मूले को कहीं लागू करना है तो आप यूँ समझ के चल सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि साइकिल जो है वो चला रहा है, और वो साइकिल ना तो रोड पे चला रहा है ना वो फुटपाथ पे चला रहा है, वो फुटपाथ के कॉर्नर पे चलाने की कोशिश कर रहा है। देखने में हमें महसूस होगा तो वो व्यक्ति आम व्यक्तियों से अलग है, लेकिन हम उसे अभी असामान्य नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी हमने ये भी देखना है कि दूसरा डी उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान लीजिए कि वो जो दूसरा डी है डिस्ट्रेस, हमने ये देखना है कि क्या उसके कारण, उसके इस प्रकार के साइकिल चलाने के व्यवहार से उसमें कोई व्यथा पैदा हो रही है या उसके कारण किसी और में व्यथा पैदा हो रही है। अगर किसी को कोई उससे दिक्कत नहीं हो रही है तो हम उसको सामान्य कहेंगे। लेकिन अभी दोस्तों, अभी विद्यार्थियों, अभी हमने तीसरे डी की तरफ चलना है, डाइसफंक्शन। डाइसफंक्शन का मतलब ये है कि अगर उसकी मेमोरी काम नहीं कर रही है या उसका कोई मन का कोई और हिस्सा काम नहीं कर रहा है, तब हम उसको असामान्य की श्रेणी में लेकर आएंगे। लेकिन अभी हमारा एक चौथा डी और भी है, और चौथा डी है डेंजर। अगर उसके इस व्यवहार के कारण उसको कोई जान को खतरा हो सकता है, उसको कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचने की संभावना हो सकती है, या उसके कारण दूसरे लोग खतरे में आ रहे हैं, तो फिर हम उसको असामान्य की श्रेणी में लेकर आ सकते हैं। विद्यार्थियों, इस बात को आप बड़े आराम से समझिएगा कि ये जो 4D का फार्मूला है, अगर हम किसी भी व्यक्ति पे लागू करते हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति अजीब व्यवहार कर रहा है, तो हमने ये देखना है कि क्या वो आम लोगों से हटकर व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार के कारण किसी व्यक्ति में व्यथा आ रही है, उसके व्यवहार के परिणाम स्वरूप या कारण किसी प्रकार की डाइसफंक्शनिंग हो रही है, उसके व्यवहार के कारण किसी प्रकार का डेंजर पैदा हो रहा है उसको या उसकी फैमिली को या उसके समाज को। अगर ये चारों डी एक व्यक्ति में लागू हो रहे हैं तब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति असामान्य है। लेकिन ये तमाम बातें उस समय की है जिस समय हमारे पास कोई वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध नहीं थी ये जानने के लिए कि कौन व्यक्ति सामान्य या असामान्य है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक ऐसी पुस्तक का बनाया, उस पुस्तक के अंदर सभी मानसिक बीमारियों का वर्णन किया जाता है। उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति सामान्य है, कौन व्यक्ति असामान्य है, कौन सा व्यवहार मानसिक बीमारियों की श्रेणी में आता है, कौन सा व्यवहार बीमारियों में नहीं आता है। तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक अलग से कसौटियाँ बनाई है। उस पुस्तक का नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में DSM बोलते हैं। विद्यार्थियों, इस समय इसका 5वां वर्जन हमारे पास है। पहले इसका DSM-1 आया, फिर DSM-2 आया, फिर DSM-3 आया, फिर DSM-3R आया, उसके बाद DSM-4 आया,
फिर DSM-4 आया यानी कि टेक्स्ट रिवाइज्ड, और आज हमारे हाथ में DSM-5 है। ये जो DSM की बुक्स छपती हैं, जिसका 5वां वर्जन आज हमारे पास है, इस पुस्तक में तमाम उन बीमारियों के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है कि कौन सी बीमारी कैसे पता चलेगा, उसके लिए कौन सी कसौटियां हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे कि चिंता एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो कि आम लोगों में हम लोग कभी कभी कह देते हैं। सच्चाई ये है कि चिंता भी 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य चिंता होती है जो सब किसी में होनी चाहिए, एक असामान्य चिंता होती है। चिंता सामान्य से असामान्य कब हो जाती है और ये कब मानसिक बीमारी का रूप धारण कर लेती है, इसके बारे में GAD जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के DSM के अंदर पूरा वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने बता रखा है कि एक व्यक्ति में कितने समय तक चिंता लगातार बनी रहे, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण हों। अगर वो सारी बातें किसी व्यक्ति में आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति असामान्य है, यानी कि इसको बीमारी है चिंता करने की। इसी प्रकार से कभी कभी हम लोग बहुत खुश होते हैं और कभी कभी हम बहुत उदास होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम उदास होते हैं तो तब हम डिप्रेशन के अंदर हैं, क्योंकि हमारे मूड के अंदर एलिवेशन भी होती रहती है, डिप्रेशन भी होता रहता है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य चीज़ें हैं, ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। लेकिन एक लंबे समय तक लगातार उदास रहना और उस उदासी के दौरान हमारे मन में गलत विचार आना, उस उदासी के परिणाम स्वरूप हमारी ज़िंदगी का रुक जाना, उस उदासी के कारण और बहुत सारी हमारी शारीरिक समस्याएं और मानसिक समस्याएं पैदा होना, अगर इस प्रकार की चीज़ें घटित हो रही हैं तब हम सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति को डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। कहने का अभिप्राय ये है विद्यार्थियों कि हमारे पास अब उन कसौटियों का जिनका वर्णन हमने पहले किया था, हमें उनकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में भी पढ़ रहे हैं। हमारा सिलेबस कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत जल्दी विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए आम तौर पे एक सवाल परीक्षाओं में आम तौर पे आता है, वो होता है असामान्य व्यवहार की कसौटियों का वर्णन करो, जिसका उत्तर मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया है। यहाँ पर एक बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि पहली चीज़ है कि हमारे पास पहले आज का जो हम विषय पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, उसका नाम साइकोपैथोलॉजी है। इसका नाम पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी था, क्योंकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति जो असामान्य व्यवहार करता है वो व्यक्ति असामान्य है। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि वैज्ञानिक, पेंटर्स, साहित्यकार, समाज का भला करने वाले लोग भी समाज से अलग हटके काम कर रहे होते हैं, तो क्या हम उन्हें असामान्य कहेंगे? इसी विरोध के कारण असामान्य मनोविज्ञान का नाम बदलकर साइकोपैथोलॉजी रख दिया गया है। आज हम साइकोपैथोलॉजी में मानसिक बीमारियों का अध्ययन करते हैं और आज हमारा जो टॉपिक था वो था कि असामान्य व्यवहार, यानी कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए कौन सी कसौटियाँ हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति असामान्य है। लेकिन सभी कसौटियों से बेहतरीन कसौटी हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन है, जिसके अंतर्गत हम लोग DSM के बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारियों के बारे में एक बहुत बड़ी पुस्तक है, जिसमें सारी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है कि हमें कब पता चलता है और कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को ये बीमारी है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने सारी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े ध्यान से समझा। हमारी ये कोशिश है टीचर होने के नाते कि जब तक आप लोग सुचारू रूप से, नियमित रूप से महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लास के लिए नहीं आ पाते हैं, तब तक आपको घरों में बैठे हुए हम आपको पढ़ाने का काम जारी रखें। उसी मुहिम के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं और ये वीडियो भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी अगले वीडियो में
फिर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।